हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 10 से डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से, तो दोस्तों आज हमारा पार्ट रहने वाला है दोस्तों शायद नहीं दोस्तों 7 पार्ट रहने वाला है। 6 पार्ट ऑलरेडी दोस्तों हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आज बात करेंगे 7 पार्ट के बारे में। 7 पार्ट के बारे में दोस्तों आज हमारा चैप्टर का नाम वही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों आज हम लेके आए हैं बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है, ज़बरदस्त है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा रहने वाला है पीएच की अगर हम बात कहें तो पीएच क्या होता है दोस्तों? पीएच होता है, ये एक स्ट्रेंथ होती है, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। चलिए बात करेंगे कि पीएच। फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ पीएच मीन्स हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल, इसका ये पूरा नाम होता है। और भी कैन से द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो नाम से जाना जाता है इसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल्स। ओके, चलिए दोस्तों क्या होता है पीएच दोस्तों अगर कहा जाए तो पीएच क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिखेंगे द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration of hydrogen ion in it। माना क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी सॉल्यूशन की पीएच उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है दोस्तों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉग क्या है, पीएच इज इक्वल टू, अगर हम बात कहें तो क्या होता है दोस्तों, लॉग, ये क्या हो गया, लॉग और H प्लस हो गया दोस्तों, माइनस लॉग H प्लस का इसका ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, माइनस लॉग H प्लस, के ध्यान रखिएगा बिल्कुल दोस्तों, यही क्या होता है, लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन की। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/H प्लस। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी हम ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये पीएच का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन आयन जितने बढ़ेंगे पीएच उसकी उतनी ही कम होगी। नहीं सॉरी, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगी, उतनी ही क्या होती है। हमने कहा हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ेंगे, सही बात बोले कि हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ेंगे तो दोस्तों पीएच क्या होती है, हमारी घटती है। क्या होती है? पीएच घटी है। अगर हाइड्रोजन आयन की वैल्यू बढ़ रही है तो पीएच क्या होती है, घटती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने दे दिया है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ेगी तो पीएच घटेगी और हाइड्रोजन आयन घटेंगे तो पीएच बढ़ती है। ओके, चलिए कि इन एक को लिख लेते हैं। इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड a scale which is known as क्या कहा जाता है दोस्तों, पीएच स्केल कहा जाता है। ओके, अब 1909 में एक सोरेनसन वैज्ञानिक थे, सोरेनसन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल, उन्होंने एक स्केल बना के तैयार की जिसको क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। और क्या काम होता है दोस्तों, इसके आगे मैं लिख देता हूँ क्या होता है। इट measure the strength of an acid or base।
ये क्या बताती है? ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताती है दोस्तों। किसको मेजर करती है पीएच स्केल? ये किसको मेजर करती है? ये बताती है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को, कि कितनी स्ट्रेंथ है, वो एसिड है या बेस है। दूसरी बात, अगर हम एक और लिखें तो क्या होता है, मीन्स दिस स्केल हैज़ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14 तक इस पे क्या होती है। देखिए माना एक स्केल है, ये स्केल दी होती है, इस पे 0 से लेके क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया दोस्तों 14 तक वैल्यू होती है। 0 से 14 तक इसमें क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। और अगर कहा जाए तो 7 जो होगा दोस्तों, जिसकी पीएच अगर 7 होगी तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होगा, न्यूट्रल। और अगर जैसे इधर की ओर जाते हैं तो दोस्तों एसिडिक हो जाता है, और अगर ऊपर जाते हैं 7 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाता है, बेसिक हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 7 अगर पीएच होगी तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और 7 से कम पीएच होगी तो एसिडिक होता जाएगा। इफ द वैल्यू ग्रेटर देन 7 देन द solution become basic, and when the pH of the solution less than the 7 then the solution will be acidic। 7 से नीचे एसिडिक होगा, 7 से ऊपर बेसिक होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। एक और बात कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड यहाँ पर देख लेते हैं कि माना जिसका पीएच क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, और बात कहें तो 3 है, तो दोस्तों ये किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका पीएच वैल्यू कितना है, 4 5 6 है, तो दोस्तों किस में आते हैं, वीक एसिड में आते हैं। ध्यान रखिएगा, पीएच अगर 7 है तो दोस्तों आएगा न्यूट्रल में, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। पीएच अगर आएगा 8 9 10 दोस्तों, किस में आएगा, 8 9 10 में, तो दोस्तों कहेंगे कि वीक बेस होगा। और अगर लास्ट में अगर मैं बात बोलूं कि जिसकी पीएच क्या होगी, पीएच अगर होगी 11 12 13 और 14, तो दोस्तों किस में आएगा, ये आएगा स्ट्रॉन्ग बेस में। और हम पहले पढ़ ही चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा, तो पूरी तरीके डिसोसिएट हो जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एक कुछ ऐसे एसिड जो क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं और कम अमाउंट में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। जो क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में जो डिसोसिएट होकर इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड देंगे, उन्हें बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है। अब जो पार्शियली आयोनाइज होता है और क्या देता है, स्मॉल अमाउंट में क्या हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो वीक बेस। और जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड देगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ से यहाँ तक वीक एसिड। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा दोस्तों, क्या हो गया, वीक बेस। ओके। और यहाँ से यहाँ तक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती है, कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, पीएच क्या होती है दोस्तों। पीएच होती है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ते हैं तो पीएच घटती है, और हाइड्रोजन घटते हैं तो पीएच बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ओके। और एक सोरेनसन थे, 1909 में उन्होंने एक स्केल डिवाइस किया था, बना के तैयार किया था, जिसका नाम क्या था, पीएच स्केल। और क्या काम होता है इस पीएच स्केल का, काम होता है पीएच फाइंड करना, पीएच कैलकुलेट करना। और कहने को कहें तो क्या काम होगा दोस्तों, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए होता है, जिस पे नंबर्स 0 से 14 तक होते हैं। ओके। और इनके नंबरों के हिसाब से इनके पीएच के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में दोस्तों क्लासिफाई किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।
दोस्तों पूरी तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले के बारे में, एक अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले एक और टॉपिक के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपसे इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है वीडियो को शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए बात करेंगे अगले बारे में। एक बात करेंगे दोस्तों, एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये भी एक तरीके का इंडिकेटर ही है, बट होता क्या है, ये काफ़ी सारे इंडिकेटरों का मिक्सचर होता है। क्या होता है? दिस मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच। जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देता है। लिखेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ it is a mixture of many indicators which gives different color at different pH, जो अलग अलग pH पर अलग अलग क्या देता है? कलर देता है, जो काफ़ी सारे इंडिकेटरों से मिलके बना होता है, काफ़ी सारे इंडिकेटरों का मिक्सचर होता है। ठीक, आगे ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ। इट टेल्स अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस। किसको बताता है दोस्तों? ये क्या काम करता है कि ये एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है। क्या बताता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ को, कि उतनी किसकी स्ट्रेंथ कैसी है और कैसी है। दूसरी बात, यही एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो किसी को उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ के बारे में बताए, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बता देगा अपने कलर को शो करके। कलर भी के जैसे इसका कलर आएगा उससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज ओनली, लिखेंगे इट इज ओनली द इंडिकेटर, इट इज ओनली द इंडिकेटर which can be used to identify the strong acid, weak acid, neutral और strong base, weak acid and weak base, weak acid and strong base। ओके, तो क्या होता है? यही एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका यूज किसके लिए? आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूट्रल का पता लगाने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, एक और बात कहेंगे दोस्तों, ये क्या काम होता है कि इट गिव्स डार्क रेड कलर अराउंड pH 0। अगर क्या होता है, लिख दें तो pH नीचे लिखेंगे दोस्तों। क्या कि हमने ये कहा गया pH, ऐसे नहीं दोस्तों, इस टाइप से लिखेंगे, P ये हो गया और H ये हो गया। ठीक है, हाँ, कि ये क्या देता है? डार्क रेड कलर किस में देता है दोस्तों? अगर इसकी pH किसी की भी 0 होगी तो ये कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। ये येलो डाइस होती है दोस्तों। एक येलो कलर का पेपर आता है, येलो कलर का आपने देखा होगा, स्ट्रिप जैसे लिटमस होता है वैसे ही ये आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, येलो कलर का पेपर सा होता है और जैसे किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो अपना कलर उसी के अकॉर्डिंग चेंज करता है। माना किसी में डाला ये हमने येलो पेपर सा, तो अगर उसमें डार्क रेड कलर आया तो समझ जाइएगा वो क्या है दोस्तों? उसकी pH किसके करीब है? लगभग 0 के करीब है। कोमा ग्रीन कलर एट pH 7 पर कैसा देता है? ग्रीन कलर देता है। आगे
पर वॉयलेट लिख दो, या फिर वॉयलेट, और क्या ब्लू कलर एट पीएच। अगर पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच कितने पर होगा, एट किस में 12-13 पर देता है। 12 और 13 पर क्या देगा, अगर पीएच किसी की पीएच 12-13 होगी तो वॉयलेट और ब्लू कलर वगैरह देता है। ठीक है ना, समझ के चलिएगा एक एक चीज़। एक और बात अगर हम कहें तो क्या होता है, इट इज़ अवेलेबल इन पेपर एंड सॉल्यूशन। ये दोनों में अवेलेबल होता है, सॉल्यूशन भी होता है दोस्तों और पेपर में भी होता है। समझ लीजिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या काम होता है कि ये काफ़ी सारी इंडिकेटरों के मिक्सचर होता है जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर देगा। किसी में ग्रीन देगा, किसी में रेड देगा, किसी में पिंक देगा, किसी में ऑरेंज देगा, किसी में ब्लू देगा, किसी में डार्क ब्लू देगा, किसी में स्काई ब्लू देगा, किसी में वॉयलेट देगा। तो ऐसे अलग अलग कलर देता है। उस कलर्स के बेसिस पर ही हम उसकी पीएच का पता लगा सकते हैं कि अगर डार्क रेड दे रहा है, लाइट रेड दे रहा है, तो समझ जाइए पीएच कितना 1 होगा, पीएच 1 होगा। और पीएच 1 हम कह सकते हैं कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम आसानी से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। ओके, पीएच और इसके कलर के बेसिस पर। तो क्या होगा कि किसको बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है। यही एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमको पूरी तरीके से बता देता है कि कोई भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस या कोई भी केमिकल नेचर कैसा है, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, न्यूट्रल है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। दूसरी बात कहें तो रेड कलर जो होगा पीएच 0 पर देगा, डार्क रेड। ग्रीन कलर किस पर देता है, 7, मतलब कि अगर न्यूट्रल है तो कलर कैसा देगा, उसका ग्रीन कलर देगा। उसी तरह के ब्लू कलर जो देंगे वो क्या 12 और 13 पीएच के अराउंड देगा। दूसरी बात, ये किसमें अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, अब किसमें होता है, ये पेपर और सॉल्यूशन दोनों में अवेलेबल आता है। सॉल्यूशन भी होता है दोस्तों यूनिवर्सल इंडिकेटर का और पेपर भी आता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, बिल्कुल मस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में लिख रहे हो तो प्लीज नोटबुक में लिख लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों चलिए एक अगला और टॉपिक बात कर लेते हैं दोस्तों जो बिल्कुल हमारा है। तो क्या नाम है, एंटा एसिड। एंटा एसिड का क्या है, एंटा एसिड एक्चुअली क्या कहा जाए तो एंटा एसिड कहते हैं एंटीडोट्स। एंटीडोट कब लगाते हैं, माना किसी ने कोई कुछ भी खा लिया, पॉइजन खा लिया, उसका एंटीडोट अगर मिल जाए तो क्या होता है कि उसका इफेक्ट कम हो जाता है और वो बच जाता है। कोई भी जिसने खाया है वो बच जाता है। तो एंटा एसिड, तो एसिड्स को खत्म करने वाली चीज़ क्या कहलाती है, एंटा एसिड कहलाती है। तो एंटा एसिड क्या होता है, ये क्या होता है, वीक बेस का ग्रुप होता है। इट इज द ग्रुप ऑफ वीक bases which helps to neutralize the acid। ओके, क्या काम होता है, एंटा एसिड का क्या काम होता है कि ये काफ़ी सारे बेसिस का ग्रुप होता है जो क्या काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अब देखिएगा इसका यूज कहाँ पर होगा, इट इज यूज्ड इन acidity, it is used to cure the acidity in our stomach। तो क्या होता है कि it reacts with, एक और पॉइंट लिख देते हैं दोस्तों, it reacts with excess acid in our stomach it reacts with excess in our stomach and neutralize it and form salt and water
and from salt and water and gives relief। चलिए दोस्तों, क्या है, एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल दोस्तों आप समझ लीजिए पहले क्या है कि ये क्या वीक बेसिस का ग्रुप होता है जो किसके काम में आता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में काम में आता है। अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी बनती है और हम एंटी एसिड टैबलेट खा लें या हम कोई भी रेमेडीज़ कोई भी ले लें तो वो क्या करता है, एंटी एसिड हमारे अंदर पेट में जाकर स्टमक में जाकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बना देता है और हमको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा भी हो सकता है दोस्तों, इसमें डाइजीन भी हो सकता है, डाइजीन सिरप और कोमा ETC, काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। एंटी एसिड एक तरीके के बेसिस होते हैं और वीक बेस होते हैं जो हमें नुकसान नहीं देते, हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। लिख सकते हैं विच हेल्प्स स्टमक विदाउट हार्म्स टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को हार्म किए बिना क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। और कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक में एसिडिटी को क्योर करने के लिए भी यूज़ होता है। दूसरी बात ये एक्सेस एसिड के जो मैंने अभी बोला है कि एक्सेस एसिड के साथ रिएक्ट होकर सोल्ट वाटर बना लेते हैं और हमको रिलीफ मिलता है। एग्जाम्पल की बात कहें तो दोस्तों बेकिंग सोडा होता है, हम खा सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, डाइजीन सिरप होता है जो किसके लिए यूज़ होता है, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए, एसिडिटी से आराम पाने के लिए हम ये इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और ये सारे के सारे दोनों के दोनों एग्जाम्पल है वो एंटी एसिड के एग्जाम्पल है। आई होप कि दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों छोटे छोटे डेफिनेशन टर्म हैं, इनको माइंड में रखिएगा, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। और बता दें कि कल हम बात करेंगे एसिड बेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन बेस क्वेश्चन पर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, किस पर डिस्कस करेंगे, जो एसिड बेस के क्वेश्चन है, रीजन बेस क्वेश्चन है एग्जाम में जो आए हैं और जो एग्जाम में आने के चांस हैं, उन क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों बात करेंगे एसिड रेन क्या होता है। तो दोस्तों एसिड रेन कोई अलग से रेन नहीं आती, यही जो हमारी रेन होती है यही क्या होगी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसिड। और एसिड रेन कब बोलेंगे, जब इसका pH लगभग कितना 5.6 हो जाए, ठीक है। लिखेंगे when the pH of the rainwater about 5.6 अगर क्या हो जाए, क्या है ये pH की वैल्यू क्या 5.6 हो जाए। 5.6 कोई इसमें यूनिट नहीं होती है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है pH की, ये मान के चलिएगा। ओके, तभी मैं बोलता हूँ कि दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा लास्ट तक, जिससे आपको छोटी छोटी चीज़ें भी पता चलती रहती हैं। चलिए कि जब रेन वाटर की pH 5.6 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, this is known as और यही this is known as acid rain। और यही क्या कहलाती है दोस्तों, एसिड रेन कहलाती है। कब, जब रेन वाटर का pH कितना हो जाए 5.6। रेन ऊपर से आती है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, एसिडिक नेचर होता है जिनका, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या रेस्पेक्टिव एसिड्स बना लेता है। देखिए SO2 के साथ अगर वाटर रिएक्ट करेगा तो दोस्तों इसमें क्या बना लेगा, सल्फरस एसिड H2SO3 बना लेगा। ये क्या हो गया, एसिड है। NO2 किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना, नाइट्रिक HNO3 बनाएगा दोस्तों, क्या HNO3 बनाएगा और दोस्तों प्लस इसमें वाटर भी बन जाएगा। चलो HNO3 बनाएगा, ठीक है ना। वाटर के साथ होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा दोस्तों, HNO3 बनाएगा। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर हमारा क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो सारे के सारे एसिड हैं। और जब ये यहाँ नीचे अर्थ पर आके गिरता है तो इसकी pH लगभग अगर हम कहते हैं कि अराउंड 5.6 हो जाती है, तो ऐसी रेन क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है।
एक लाइन में लिखना। जब रेन वाटर का pH 5.6 हो जाए, 5.6 हो, उसके करीब हो, तो क्या बोलेंगे उसको? एसिड रेन बोलेंगे। अब क्या होता है कि दिस वाटर इज गोज टू द रिवर, लेक्स, streams, etc. and affect or we can say the harm to the aquatic life. Sometime aquatic life, sometime they can die also. क्या हो जाता है, कभी कभी ये मर भी जाते हैं। देखिए एसिड रेन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा pH इसकी क्या होती है, कम होती है। 5.6 होगी तो इट मीन्स पानी क्या बन गया, एसिड बन गया। और ये पानी कहाँ चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स, झरनों में चला जाता है। और वहाँ पर जो लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, फिशेज होते हैं, ऑक्टोपस होता है, और काफ़ी सारी इसमें क्या होती है, स्नेल कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी फिशेज होती हैं, और दूसरा क्रैब्स वगैरह होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्वेटिक लाइफ, वो उनको क्या करता है, हार्म करता है। पानी जब उसमें पिएंगे तो वो एसिड पिएंगे, जिससे उनकी बॉडी को हार्म पहुंचता है, उसको अफेक्ट करती है। और कभी कभी तो क्या होता है वे दोस्तों, मर भी जाती हैं एक्वेटिक लाइफ। तो दोस्तों क्या होगा कि एसिड रेन क्या होती है कि बहुत ही हार्मफुल होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। और कभी कभी तो हम भी क्या होते हैं, वहाँ नहाते हैं, किसी भी स्ट्रीम में जाके वहाँ से पानी पीते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। और दोस्तों क्लास समझ में आई हो, समझ में अच्छा लगा हो, क्लास इंटरेस्ट आया हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगली क्लास में हम लेके आएंगे एसिड बेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड लेवल के, जो बोर्ड में आ चुके हैं और जो आने की जिसके चांस हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले क्लास में अलग ही टॉपिक को लेकर, तो बने रहेगा हमारे साथ। और बिल्कुल दोस्तों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।